आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे मैं ब्रिजेश कुमार है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों हो गया। आपको पता है कि इसके पहले जो है 12th क्लास की क्लास हो रही थी, निशान सर ले रहे थे और जो दूसरी स्टूडियो है वहां पर बिग सेलिब्रेशन का वेट हो रहा है। आपके संजय सर हाँ बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोगों के प्यार का, तो इस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार शेयर हो जाए उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे दबा करके, और साथ ही साथ बच्चा जी एक बार लाइक भी होना चाहिए, शेयर के साथ साथ एक बार लाइक भी होना चाहिए। उसके बाद हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं सभी बच्चों का बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। तो चलिए एक बार क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हैं और कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप सभी लोग शेयर कर देंगे, जैसे कि सुमन यादव, रजनी कुमारी, विपिन कुमार है, रंजन कुमार, कृष्णा कुमार, निशु कुमार है, दीपक कुमार है, विपिन कुमार है, उसके बाद सपना, पापा की परी, किशन, काजल, संगीता, बिट्टू, उसके बाद सोम्या, सपना, उसके बाद संजय गुप्ता, उसके बाद एलोन बॉय, उसके बाद राम बाबू, उसके बाद हाँ बहुत तेजी से कमेंट चल रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़े सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा क्लास लेट भी हो गया, इसलिए जो है अब आप लोगों के हाँ सारे लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, और इस क्लास के खत्म होने के बाद बिग सेलिब्रेशन आप जरूर देखिएगा, आप सभी लोग वहां पे जरूर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। हम लोग पिछले क्लास में आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए थे, है ना जी। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसी क्लास में, मात्र एक क्लास में, केंद्रक, गुणसूत्र और गाल्जी उपकरण यानी गाल्जी काय को हम एक ही क्लास में कर देंगे सफाया। बिल्कुल इसी को हम लोग सफाया कर देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए क्या तैयार है? इस तीनों को एकदम आप लोगों को तैयार रहना है, और ध्यान रखिएगा आपको किसी को भी जाना नहीं है जब तक ये तीनों टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है। कोई भी अपने जो है हाँ अपने जगह से हिलेंगे भी नहीं। चलिए हाँ बिल्कुल, आइए आज का कंसेप्ट क्या है, फैक्ट ऑफ द डे क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये किसका है? उल्लू का चित्र है। यहाँ देखिए उल्लू से संबंधित जो फैक्ट है वो क्या है, समझिएगा। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री के कोण पर घुमा सकता है। बिल्कुल 270 डिग्री के कोण पर घुमा सकता है, क्योंकि उल्लू की आंखें हमारी आंखों की तरह हिल डुल नहीं सकती है, ठीक है। हमारी जो आंख होती है उसकी तरह ये हिल डुल नहीं सकती है। ये कार की हेडलाइट की तरह स्थिर होता है। बिल्कुल जैसे कार का हेडलाइट स्थिर होता है एक जगह, ठीक उसी प्रकार से उल्लू का आंख भी एकदम एक जगह फिक्स होता है। जब उन्हें उसको इधर उधर देखना होता है तो अपने गर्दन को 270 डिग्री के कोण पर घुमा सकता है। क्लियर? तो चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ शेयर हो जाना चाहिए। बिल्कुल साथ ही साथ शेयर हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में पहला जो है आपके सामने टॉपिक आ गया केंद्रक, न्यूक्लियस। इससे तो आप परिचित होंगे, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? बोलिए गुरुजी आप हाँ बोलिए कितने ऐसे बच्चे जो इससे परिचित है, जल्दी बताएंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल 1 मिनट। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, लीजिए। हाँ, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बिल्कुल अब अगर आपसे पूछा जाए मुंगेर कब आ रहे हैं गुरुजी? मुंगेर का छोटा बाबू बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जरूर आएंगे, पहले आप रिजल्ट लीजिए और आपसे हम मिलेंगे, जरूर आएंगे। तो ठीक है, तो चलिए अगर हम केंद्रक की बात करें तो देखिए कोशिका के मध्य भाग में गोल गाढ़ी जो गाढ़ी रचना दिखाई पड़ती है उसी को केंद्रक कहा जाता है।
ये बात आप लोग जानते हैं। केंद्रक की खोज का अगर श्रेय की बात करें, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि खोज किसने की थी, खोज की अगर बात करें, खोज किसने किया, तो खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। कब? 1831 में। 1831 में केंद्रक की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। केंद्रक होता क्या है? कोशिका के मध्य भाग में गोल काली गाढ़ी रचना दिखाई पड़ती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना जो दिखाई पड़ती है, उसे केंद्रक के नाम से जाना जाता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर। ये क्या बताते हैं? नाम लिखिएगा। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर, या लिखेंगे स्ट्रासबर्गर। ठीक है, हाँ बर्गर। स्ट्रासबर्गर क्या कहते हैं कि केंद्रक का निर्माण, ठीक है, हाँ स्ट्रास कहते हैं कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्व में उपस्थित केंद्रक से होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि नए केंद्रक का, बर्गर के अनुसार, इसमें लिखिएगा के अनुसार नए केंद्रक का निर्माण, नए केंद्रक का निर्माण किससे हुआ बाबू? नए केंद्रक का निर्माण किससे हुआ? पूर्व में पाए जाने वाले या पूर्व में स्थित या पूर्व में उपस्थित नए पुराने केंद्रक से हुआ। ठीक है, पूर्व में उपस्थित केंद्रकों से होता है नए केंद्रक का निर्माण। पूर्व में उपस्थित या पूर्व में उपस्थित केंद्रकों से होता है। पूर्व में उपस्थित केंद्रकों से होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। केंद्रक का निर्माण कैसे हुआ? तो केंद्रक का निर्माण बताते हैं स्ट्रासबर्गर कि जो पहले से केंद्रक है उसी केंद्रक के द्वारा नए केंद्रक का निर्माण होता है। लेकिन अगर खोज की बात करें तो खोजा किसने? खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करें डिफिनीशन की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें कि ये केंद्रक होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे केंद्रक पूछा जाए, चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रजनीश कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, परिभाषा दीजिए। कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी, ठीक है, कोशिका द्रव्य में लिखेंगे, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के बीच, कोशिका द्रव्य के बीच बड़ी गोल है ना, गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे केंद्रक कहा जाता है, जिसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। आप कहेंगे कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में, कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में गोल काली गाढ़ी रचना दिखाई पड़ती है, उसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अब हम अगर ये कहें कि क्या सारी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं, आप दो तरह के कोशिका पढ़े थे, एक पढ़े थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं?
किस किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए एमडी इजाज बहुत बढ़िया बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह अर्धविकसित होता है। कैसा? अर्धविकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आती है जिसमें केंद्रक अस्पष्ट नहीं होता है, सुव्यवस्थित केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धविकसित कोशिका। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धविकसित तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब आप हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं नेटवर्क इशू हो गया था सर। बिल्कुल, चलिए नेटवर्क इशू नहीं होगा, शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं कि अब देखिए, अब तो आप जैसे बात कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक, यहां देखिए प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक यानी जैसे अगर यूकैरियोटिक नाम आता है, आपका मन एक के बार जा रहा होगा कहां? जंतु और पादप में, कि गुरुजी जंतु और पादप दोनों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब हम आपसे यह पूछेंगे, क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? जी, आपको बताना है क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जो नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अपने मन का करते हैं। ठीक है, चलिए अपवाद समझ में आ गया। तो आइए यहां पे समझते हैं अपवाद क्या क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शन की बात करेंगे, अपवाद की बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात करेंगे, अपवाद की बातें करेंगे। ठीक है, हाँ एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अपवाद में कौन कौन आता है। देखिए याद कीजिए आप लोग, अगर हम स्तनधारी जीव की बात करें, स्तनधारी जीव में कौन कौन आएगा? स्तनधारी जीव में कौन कौन आएगा? तो आप कहेंगे स्तनधारी जीव में जितने जीव अपने बच्चे को दुग्धपान कराते हैं वे सारे स्तनधारी होते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी स्तनधारी है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पूछे कि क्या सभी स्तनधारियों के स्तनधारियों की कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दो को छोड़ करके, कितने? दो को छोड़ करके, एक ऊंट और दूसरा लामा, दोनों को छोड़ करके अन्य सभी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, दोनों और सभी के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इस बात को आप पीवीआई में डाल लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन में आप लिखेंगे ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारियों के आरबीसी का मतलब समझ में तो आ ही जाएगा आप लोगों को। अन्य सभी स्तनधारियों के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी अन्य सभी स्तनधारियों के आरबीसी में
केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है, ठीक है जी। चलिए इतना बात समझ गए। चलिए जी बहुत बढ़िया, इतना बात आप लोग आसानी से समझ गए कि अगर ऊंट की बात करें, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो आप कहेंगे होता है। और यही क्वेश्चन तो पूछता है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं। केवल एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, ऊंट और लामा को छोड़ करके अन्य सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए जी हाँ क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें किसकी, संरचना की बात करते हैं, लीजिए हाँ केंद्रक की हम संरचना की बात करते हैं, समझिएगा। अगर हम बात करें केंद्रक की संरचना की, कि केंद्रक की संरचना होती कैसे है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, केंद्रक की संरचना होती कैसी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, हम एक क्या लेते हैं बाबू, एक सर्कल लेते हैं और इसमें आपको केंद्रक दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके एक सर्कल हो गए और इसमें आपको केंद्रक बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको केंद्रक बना रहे हैं, देखिए केंद्रक की संरचना को समझिएगा, ठीक है, केंद्रक की संरचना को समझने का प्रयास कीजिएगा, शेयर होते रहना चाहिए बाबू। लम्मा ऊंट का एक प्रजाति होता है, मतलब चलिए लम्मा क्या है सर, लम्मा एक जीव है। चलिए तो ये हो गया आपके, रुक जाइएगा, चलिए ये देखिए आप लोग, ये हो गए केंद्रक, ठीक है, ये हो गए केंद्रक, ठीक है, ये हो गए केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर इसमें पाया जाता है केंद्रिका, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, केंद्रिका है। और इसमें केंद्रिका के अतिरिक्त बाबू इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, ये है क्रोमेटिन। जाल जैसी रचना जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाबू क्रोमेटिन, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, ये क्रोमेटिन आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस क्रोमेटिन के अतिरिक्त इसमें द्रव पाया जाता है, इसमें केंद्रक द्रव पाया जाता है, बिल्कुल ये हो गया केंद्रक द्रव, सारा चीज यहीं पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया केंद्रक द्रव। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला है केंद्रक छिद्र, क्या है, यह है केंद्रक छिद्र। और यहीं से जो भी पदार्थ आता है और जाता है ये सभी इसमें क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। ये जो है इसके बाद है ये जो बाहरी झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली, आपको पता होगा कि केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली होती है, इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है जो इसके बाहरी सतह से जुड़ा होता है, यह है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और इस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ये जो होते हैं राइबोसोम लगे होते हैं। तो अब अगर नाम लिखने का प्रयास कीजिए, अगर नाम लिखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, क्या लिखेंगे, यह केंद्रक झिल्ली, नाम देखिएगा सारे लोग, केंद्रक झिल्ली। अब देखिए केंद्रक झिल्ली किसको घेर रहा है, केंद्रक झिल्ली किसको घेर रहा है जी, तो केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य को घेर रहा है, किसको, कोशिका द्रव्य को घेर रहा है। तो आप इसका नाम क्या दे देंगे, जिसको ये घेर रहा है इसका नाम है बाबू, इसका नाम है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव नाम है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अब इस केंद्रक द्रव्य के बीच में एक जाल जैसी रचना जो देख रहे हैं इसका नाम है क्रोमेटिन जालिका,
क्रोमैटिन जालिका, ठीक है, क्रोमैटिन जालिका। और इस क्रोमैटिन जालिका के ऊपर एक छोटी सी गोल संरचना, छोटी सी गोल संरचना दिखाई पड़ रही है, इसका नाम क्या है? केंद्रिका। चित्र बनाना पड़ेगा बाबू, चित्र बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये है केंद्रिका, ठीक है, ये हो गई केंद्रिका। और ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह पर खाली स्थान है, इसका नाम है केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। क्या नाम है? केंद्रक छिद्र। तो या होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रचना अगर बात की जाए कि इसकी रचना किस प्रकार से होती है, तो आप अब कह सकते हैं आप लोग कि केंद्रक के मुख्य भाग 4 गो होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। देखिए अब यहां पे समझिए, अगर हम कहें, स्टार्ट देख के लिखिएगा, अगर हम कहें केंद्रक के, इसके हम कहें केंद्रक के मुख्य भाग, केंद्रक के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मुख्य भाग में सबसे बाहर क्या आया? तो आप कहेंगे केंद्रक झिल्ली आया। चलिए मुख्य भाग में पहला क्या आ गया? 1 नंबर में आप कहेंगे केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। चलिए लिखेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, बिल्कुल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, 4 भाग हो गए, बिल्कुल। केंद्रक झिल्ली एक हो गया। और जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जिसको घेर रहा है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे केंद्रक द्रव्य के बाद क्या हो जाएगा? आप यहां देख रहे हैं ये क्या है? केंद्रिका। तो हमने नाम दिया सबसे पहले किसका? केंद्रक झिल्ली 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में क्या आ गया बाबू? 1 नंबर में आ गया, 1 नंबर में केंद्रक झिल्ली। 2 नंबर में केंद्रक झिल्ली जिसको घेर रहा है उसका नाम है केंद्रक द्रव। उसके बाद इस केंद्रक द्रव में एक रचना पाई जाती है जो छोटी सी रचना है, इसका नाम है केंद्रिका। और लास्ट में आप देख रहे हैं 4 नंबर में क्रोमैटिन जालिका। तो ये सारा नाम आपको लिखना होगा। 3 नंबर में क्या है? केंद्रिका, केंद्रिका। और लास्ट आप चौथे नंबर में लिखेंगे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि केंद्रक के कुल कितने भाग? 4 भाग होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं। और ये सब आप जो है एक एक करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चले बढ़ जाए आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग बाबू यस लिखेंगे। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो सभी लोग लिखेंगे यस गुरुजी समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चलिए जी हाँ, एक बार शेयर भी हो जाए, एक बार शेयर करते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही संरचना आप देख रहे हैं, केंद्रक झिल्ली है ना, क्रोमैटिन जालिका है, केंद्रक छिद्र है, एक नाम हम शायद भूल गए थे ना, लिखे हैं, केंद्रक छिद्र भी लिखे हुए हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की, ठीक है। चलिए यह सर समझ में आ गया है, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चलिए अब अगर आपसे हम पूछे कि केंद्रक झिल्ली, कितनी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक में? 1 पाई जाती है या 2 पाई जाती है? आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए आप बताएंगे कि केंद्रक कितनी झिल्ली युक्त होती है, दोहरी झिल्ली है या एकहरी झिल्ली है? जल्दी से बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, केंद्रक झिल्ली जो होती है वह, चलिए देखिए अभी अगर बात कर ले, चलिए यहां पे देखिएगा केंद्रक झिल्ली की बात करें तो इसमें सबसे एक बाहरी झिल्ली होती है, एक है इसमें होती है बाहरी झिल्ली। सबसे पहले तो हम बाहरी झिल्ली बना लेते हैं। लीजिए ये हो गया बाहरी झिल्ली, ये हो गया बाहरी झिल्ली ठीक है। ठीक है, ये हो गई बाहरी झिल्ली। हाँ डबल झिल्ली होती है गुरुजी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गई बाहरी झिल्ली। और इस बाहरी झिल्ली के बाद
एक आंतरिक झिल्ली होती है। अब देखिए एक एक करके समझा रहे हैं आपको बाबू, एक एक करके समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो बाहरी झिल्ली है, ये जो बाहरी झिल्ली है, अगर हम इसके मोटाई की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए अब इस झिल्ली की अगर मोटाई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस झिल्ली की मोटाई जो होती है, मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन, कितना 75 एंगस्ट्रॉन होती है। बाहरी झिल्ली की मोटाई कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉन होती है। अब इस झिल्ली के बाद एक अंदर भी झिल्ली पाई जाती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, और इस आंतरिक झिल्ली की भी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन ही होती है। बिल्कुल 75 एंगस्ट्रॉन ही होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई आंतरिक झिल्ली और एक हो गई बाहरी झिल्ली, ठीक है, आंतरिक झिल्ली और एक हो गई बाहरी झिल्ली। यहीं पे लिख देते हैं बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, ठीक है, बाहरी झिल्ली जिसकी मोटाई कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉन हो गई। और इसके बाद एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ठीक है, आंतरिक झिल्ली। और इस झिल्ली की भी मोटाई, इसकी भी मोटाई कितनी होती है बाबू, इसकी भी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों झिल्लियों के बीच, इस बीच बीच में आप जो खाली स्थान देख रहे हैं, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, इस खाली स्थान को कहते हैं केंद्रक छिद्र, ठीक है, इसको कहते हैं केंद्रक छिद्र। इस केंद्रक छिद्र के द्वारा क्या होता है, जो भी पदार्थ होते हैं कोशिका द्रव के अंदर और जो केंद्रक द्रव के अंदर, उसका आवागमन होता है, ठीक है, आवागमन होता है, मतलब आता है और जाता है, ठीक है। इतना बात समझ गए, बोलिए इतना बात समझ गए। ये हो गई आंतरिक झिल्ली और एक हो गई बाहरी झिल्ली। और इसको अगर कहें तो ये वाली क्या है, कहेंगे केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र है, ठीक है, बिल्कुल। इतना बात समझ गए, चलिए इतना बात समझ गए तो अब आगे बढ़ जाए, इतना बात समझ गए तो अब आगे बढ़ जाए। चलिए इसकी झिल्ली से संबंधित बात समझ गए होंगे। अब इसमें दो बात लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे इसमें दो बात, एक स्टार देके लिख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। स्टार देके पहली बात तो ये लिखेंगे कि इसकी मोटाई तो अभी लिख दी है 75 एंगस्ट्रॉन, चाहे वो आंतरिक हो और चाहे बाहरी हो, ठीक है। अच्छा एक बच्चे पूछ रहे हैं केंद्रक छिद्र मुख्य भाग नहीं है, केंद्रक झिल्ली मुख्य भाग, नहीं केंद्रक झिल्ली मुख्य भाग उसका नहीं है, ठीक है, उसका मुख्य भाग नहीं है। चलिए केंद्रक के निर्माण में न बात करते हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं, उसके अंदर केंद्रक छिद्र नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी लिखेंगे कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जगह तो नहीं है बट थोड़ा सा दिखा देते हैं जगह, यहाँ पे हम इसको यहां ले लेते हैं, रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, टेंशन मत लीजिए, हटाइए हटाइए इसको। यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये जो है पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, अंतःपरल जालिका, इसमें अंतःपरल जालिका होती है और इस पर क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी बात को लिखना है कि जो हाँ जो ये केंद्रक झिल्ली होती है, लिखिएगा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इससे केंद्रक झिल्ली अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ सतत होते हैं। केंद्रक झिल्ली अंतःप्रद्रव्यी प्रद्रव्यी जालिका के साथ, प्रद्रव्यी जालिका के साथ क्या होते हैं, सतत होते हैं, सतत होते हैं,
सतत होते हैं, जिस पर क्या होते हैं, जिस पर राइबोसोम राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। अब आपको बताना है लगे होते हैं। अब एक स्टार देकर के आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे जो कहा जाता है आप बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आंतरिक झिल्ली पे बात करते हैं। आंतरिक झिल्ली नहीं है यहाँ पे, चलिए आंतरिक झिल्ली दोनों बता दिया आप लोगों को, आंतरिक झिल्ली भी हो गया। चलिए, अब यहाँ पे केंद्रक द्रव्य की बात होती है कि केंद्रक द्रव्य होता क्या है। ठीक है, चलिए केंद्रक द्रव्य क्या होता है, बिल्कुल हाँ, केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, जैसे म्यूजिक लवर क्वीन, वाह, राइबोसोम। उसके बाद निखिल यादव, क्लियर है सर, आगे बढ़िए, ठीक है, बढ़िया है। निशु कुमारी, राइबोसोम। और उसके बाद नवीन राय, कटिहार वाले, राइबोसोम। ठीक है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि गुरुजी राइबोसोम होगा, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं, केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक झिल्ली से घिरी हुई रचना, ये पूरा केंद्रक झिल्ली है। इस केंद्रक झिल्ली के द्वारा जो रचना घिरी होती है, उस रचना को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। यानी कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरी और जो तरल द्रव को केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप लोग फटाक से लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए अर्ध तरल द्रव्य को या द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, बोलिए, इतना क्लियर है? केंद्रक द्रव हो गया। अब देखिए, इस केंद्रक द्रव के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, इस केंद्रक द्रव की अगर बात करें तो इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। और इस डीएनए और आरएनए के अतिरिक्त इसके अंदर एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और इसी एंजाइम्स के एंजाइम भी पाए जाते हैं, और केंद्रिका और क्रोमेटिन जालिका भी इसी में पाई जाती है। ठीक है, अर्ध तरल क्या होता है सर? अर्ध तरल का मतलब होता है कि वह लिक्विड पूरा पानी की तरह पतला नहीं होता हो, तो हल्का सा क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा वो। ठीक है, अर्ध तरल का मतलब ये होता है। बाय सर सुहाना सिंह, ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जाम आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, हाँ, यही तो आप लोग गलती करते हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को लिखेंगे, नाम याद कर लीजिए कि केंद्रक द्रव्य में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और साथ ही साथ केंद्रिका तथा क्रोमेटिन जालिका भी इसी के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो लिख लेंगे आप लोग, केंद्रक द्रव्य में मैग्नीशियम आयन लिख देते हैं पे, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम आयन
मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। उसके बाद डीएनए, डीएनए एवं आरएनए पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज एंजाइम के साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ के साथ साथ क्या, के साथ साथ और क्या पाए जाते हैं, के साथ साथ केंद्रिका, साथ साथ केंद्रिका एवं क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका भी पाई जाती है, भी पाई जाती है, ठीक है, भी पाई जाती है। क्लियर, बोलिए, इतना क्लियर है। क्रोमैटिन जालिका भी पाई जाती है। सर आज 1 घंटा और पढ़ाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से चलिए ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया, हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है। डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा, और साथ ही साथ क्रोमैटिन जालिका भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, और केंद्रिका भी देखने को मिलेगा, और उस द्रव के अंदर मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन भी देखने को मिलता है। बढ़ जाए आगे, बोलिए जल्दी से, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, केंद्रिका की बात करते हैं बाबू। केंद्रिका क्या होती है, ठीक है, केंद्रिका क्या होती है। हाँ अब देखिए, ये केंद्रिका आप देखिएगा, इस चित्र को आप देखिए, यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्लियर किया था कि ये होती है केंद्रिका, ये होती है केंद्रिका, ठीक है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव में झिल्ली रहित जो रचना पाई जाती है उसको कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। ये जो झिल्ली रहित रचना है इसका नाम है केंद्रिका। और ये केंद्रिका क्या करती है, ये केंद्रिका सक्रिय आरएनए बोल सकते हैं आप, सक्रिय आरएनए का संश्लेषण करने का काम करती है, ठीक है। क्लियर हुआ, आप समझ गए इतना बात। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ यहां थे हम लोग, इस पे बात कर रहे थे, ठीक है। केंद्रिका क्या होती है, तो कहेंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहा जाता है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्रिका तो ठीक है, केंद्रिका कहा जाता है, ज्यादा करके आपसे इसका कार्य पूछा जाता है कि केंद्रिका का क्या काम है। अगर आपसे कार्य पूछ लिया जाए कि इसका क्या काम है, तो आप कहेंगे यह जो है सक्रिय, लिखेंगे यह सक्रिय आरएनए, सक्रिय राइबोसोमल आरएनए, सक्रिय राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरएनए आप बोल सकते हैं, आरएनए, सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है, का संश्लेषण करता है, ठीक है। सक्रिय आरएनए का ये क्या करेगा, संश्लेषण करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। आपसे अगर पूछा जाए कि केंद्रिका का क्या काम है, तो कहिएगा ये आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। या आरएनए का मतलब हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ रजनी कुमारी, चलिए बढ़ते आगे। अब सीधे आते हैं क्रोमैटिन जालिका पर, ठीक है। क्रोमैटिन जालिका की बात करते हैं, क्रोमैटिन जालिका होती क्या है, ठीक है। अब एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा,
एक पॉइंट इसमें आपको लिखना होगा। अगर आपसे पूछे केंद्रिका की संख्या, अगला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे केंद्रिका की संख्या, केंद्रिका की संख्या, तो अभी आप लोग जब हम चित्र बनाए थे उसमें आप लोगों ने क्या देखा, कितने केंद्रिका हमने बनाई थी। आप कहेंगे गुरुजी आप एक ही केंद्रिका दिए थे, बिल्कुल। यहां जब आप बात करेंगे कि इसमें केंद्रिका की संख्या बताइए, तो इसमें हमने तो एक ही केंद्रिका लिया था, एक ही केंद्रिका बनाया था। लेकिन आपको इतना याद करने से नहीं ना होगा, इतना बस याद कीजिएगा तो एग्जाम में जाइएगा तो कैसे बना पाइएगा। देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोशिका के अंदर या प्रत्येक केंद्रक के अंदर आप कह सकते हैं, प्रत्येक केंद्रक में प्रायः एक ही केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है सर। राइबोसोम का भी संश्लेषण होता है, बिल्कुल हाँ, राइबोसोम का संश्लेषण आरएनए का संश्लेषण हुआ बाबू, आरएनए राइबोसोमल। आरएनए जो है तीन प्रकार के पढ़िएगा, एक पढ़िएगा एमआरएनए और दूसरा आरआरएनए और तीसरा टीआरएनए, ठीक है। इसलिए रुकिए, अभी जरा रुकिए, घबराइए नहीं, हाँ संश्लेषण होगा बिल्कुल। अब यहाँ केंद्रिका की बात करें तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक केंद्रक में प्रायः एक केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहां से लिखिएगा प्रत्येक केंद्रक में प्रायः एक केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। इतना बात समझ गए। प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे एक होती है। लेकिन बात यहां तक नहीं है, बात एग्जाम में जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए फंसेगा कि वहां जब आप जाइएगा तो ये ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका पाई जाती है, वहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्याज के केंद्रक में कितनी केंद्रिका होती है और गोमस है ना, आप उस साइट में केंद्रिका की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर अपवाद के तरफ चलेंगे तो प्याज की बात करेंगे, प्याज में 4 होती है, कितनी, प्याज में 4 होती है। और वहीं पे अगर उस साइट की बात करें तो उस साइट में 2000 होती है, कितनी, 2000 होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात को आपको यहां लिखना है। अपवाद में 1 नंबर में लिखिएगा कि प्याज में 4 केंद्रिका प्रति केंद्रक होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 1 नंबर में प्याज में 4 केंद्रिका प्रति केंद्रक, ठीक है, 4 केंद्रिका प्रति केंद्रक, यानी एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका, 4 केंद्रक होते हैं। अगर वहीं पे हम बात करें किसकी, अगर उस साइट की बात करें, किसकी, उस साइट की बात करें तो उस साइट में लिखिएगा, उस साइट में 2000 केंद्रिका प्रति केंद्रक, ठीक है। इसको आप जो है वीबीआई डालिएगा, इस दोनों को आप एक्सेप्शन वाला को वीबीआई डालिएगा। ये आपको पता होना ही चाहिए, केंद्रिका के अंतर्गत। अब आपके मन में सवाल ये पैदा होता होगा कि गुरुजी उस साइट का मतलब क्या होता है। उस साइट का मतलब होता है अंडकोशिक। क्या होता है, अंडकोशिक। अंडकोशिक उस साइट में केंद्रिका की संख्या कितनी, 2000 होती है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, केंद्रक होता है जी, बिना सेल का तो नहीं बना है। एक बच्चे पूछ रहा है प्याज में केंद्रक कहां होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, और कहां होगा बाबू। बिना सेल का कोई भी तो बना नहीं है, बिना सेल का नहीं बनेगा। चलिए, मेरा एक डाउट है लेकिन आप नहीं देखते हैं सर। हाँ, रूपम रॉय बोलिए, हाँ देख लिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, कहाँ होता है सर और कैसा होता है। बिल्कुल, प्याज का जब आप स्लाइड लीजिएगा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिएगा तब पता चलेगा, ठीक है।
सेल को तो देख नहीं पाते हैं, सेल के अंदर जो रचनाएं पाई जाती है उसको आप कैसे देख पाइएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से जब आप देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वर्षा कुमारी, ये एक प्रकार का जीव है लम्मा, ठीक है। चलिए यस सर, समझ में आ गया। हाँ बढ़ जाए आगे, टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास भी थोड़ा कम है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम भी। सर पूरा क्लियर है, आगे बढ़िए, बिल्कुल। चलिए इतना समझ गए, ये बात आपको ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्रोमेटिन जालिका की। किसकी? क्रोमेटिन जालिका की बात करते हैं कि ये क्रोमेटिन जालिका होती क्या है, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, ये क्रोमेटिन जालिका क्या होती है। हाँ ठीक है ठीक है जी, हाँ लीव क्लास नहीं होगा, ठीक है। हाँ क्लास लीव नहीं होगा बाबू, क्लास लंबा चलेगा ठीक है। और लास्ट में आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबा लेंगे और उसके बाद आप लोगों से पूरा जी भर के बातें होगी, उसके बाद हाँ यस सर क्लियर है, बढ़ जाते हैं आगे तब, ठीक है। चलिए देखिए अब बात करते हैं क्रोमेटिन जालिका की। तो आप कहेंगे कि केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, या जाल के समान जो रचना दिखाई पड़ती है उस रचना को कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। सर कमेंट नहीं देखते हैं? देखते तो हैं जी। हाँ देखते हैं, सारे लोगों का कमेंट देखते हैं, ऐसा थोड़े है। देखते हैं बाबू, देखते हैं, ऐसा नहीं है चलिए क्रोमेटिन जालिका की परिभाषा आप बताइए। हाँ क्रोमेटिन जालिका क्या होती है? तो आप कहेंगे केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल के समान, ठीक है। लिखेंगे केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल के समान, महीन धागे की जाल के समान रचना दिखाई पड़ती है, के समान रचना दिखाई पड़ती है या पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है, क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है, ठीक है। हाँ इसी को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन जितेंद्र कुमार बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसी में आप लिखिएगा पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। यह डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है थोड़ा बताइएगा आप लोग। डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमेटिन जालिका किसकी बनी होती है बाबू? तो आप कहेंगे क्रोमेटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ लम्मा एक प्रकार का जीव होता है बाबू, ठीक है। अब देखिए ये क्रोमेटिन जालिका आगे जब चलती है तो ये गुणसूत्र का निर्माण करती है, ध्यान समझिएगा, यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये मान के चलिए क्या है? ये मान के चलिए केंद्रक द्रव है, ठीक है। और इस केंद्रक द्रव में यहां पर जो आप संरचना देख रहे हैं यह क्रोमेटिन जालिका क्या है? क्रोमेटिन जालिका, ठीक है। यह क्रोमेटिन जालिका, ये क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय क्या होगा? वो अलग होगा, जो संघनित है वहां से ये अलग हो जाएगा, अलग होकर के एक धागानुमा संरचना ले लेगा, फर के समान रचना ले लेगा और लेकर के बनाएगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण
करेगा, बिल्कुल। चलिए चलिए ठीक है, तो लिखेंगे यहां से लिखना शुरू करेंगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे सर आजान हो रहा है। क्या हो रहा है? आजान हो रहा है। चलिए चलिए यहां से लिखिएगा, नोट डाल दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कोशिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीआई डालिएगा यहाँ पे, बीबीआई, बीबीआई डालिएगा नोट को। कोशिका विभाजन के समय, विभाजन के समय क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जालिका के धागे, जालिका के धागे, क्रोमेटिन जालिका के धागे क्रोमेटिन जालिका के धागे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। धागे अलग होकर कई छोटी छोटी, लिखिएगा धागे अलग, अलग होकर कई छोटी छोटी, कई छोटी छोटी, कई छोटी छोटी छड़ के समान, छड़ के समान रचनाओं, छोटी छोटी रचनाओं, छड़ के समान रचनाओं में परिवर्तित, परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ गए? गुणसूत्र या क्रोमोसोम का ये निर्माण करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है तो बोलिए, इतना क्लियर हो गया तो बोलिए आगे बढ़े। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं इसके कार्य की, केंद्रक का क्या कार्य है। देखिए केंद्रक का क्या कार्य है, तो देखिए अब आप केंद्रक के कार्य की बात करेंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि यह एक ऐसा पर्सन है, यह एक ऐसा जो है, हाँ ऐसा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा भाग है जिसके अनुपस्थिति में कोशिका का कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ क्लियर है सर, आगे बढ़िए, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आप कहेंगे केंद्रक के कार्य, तो केंद्रक, केंद्रक क्या काम करता है, तो आप पहले कहेंगे कि यह कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं का संपादन केंद्रक ही करता है, और साथ ही साथ इसके बिना कोशिका का विभाजन संभव नहीं है। तो इससे पता चलता है कि केंद्रक अगर नहीं होगा तो कोशिका का विभाजन संभव नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, पहला तो ये लिखेंगे यह कोशिका की, यह कोशिका की रक्षा करता है, यह कोशिका की रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करता है, तथा इसी में लिख लीजिएगा तथा, तथा और क्या काम करता है, तथा कोशिका विभाजन में, तथा कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, भाग लेता है, मतलब है कि इसके बिना कोशिका का विभाजन ही संभव नहीं है, ठीक है। हाँ जैसे इसके बिना कोशिका के विभाजन बिल्कुल संभव नहीं है। रक्षा कैसे करता है गुरुजी? हाँ बिल्कुल सही आप पूछे हैं, रक्षा कैसे करता है गुरुजी? छुट्टी कीजिए। रक्षा इस तरह से करता है कि यह जो है अपने आदेश के बिना, यानी कि केंद्रक के आदेश के बिना, केंद्रक के कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं
वे कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले आदेश कौन देगा? केंद्रक देगा, तब जो है कोई भी कोशिकांग अपना काम करेगी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है गुरुजी बताएंगे, रुक जाइए, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, कोशिका के अंदर या कोशिका के भीतर होने वाली जितनी भी जैव एवं रासायनिक क्रियाएं हैं उन सबका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तो लिखेंगे यह कोशिका के भीतर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, अगले नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोशिका के विकास, कोशिका को विकसित होना है और उसके परिपक्व होना है, तो उस कोशिका के विकास एवं परिपक्वन का निर्धारण भी यही करता है। एक वर्षा यादव पूछ रहे सर लामा क्या होता है? बाबू, लामा एक जीव होता है, आप गूगल मार के देख लीजिएगा एक बार। ऊंट अगर आप न कहते थे कि जब आप किसी जीव को नहीं देखे हैं और उसका नाम हम रखेंगे तो क्या बोलिएगा? जैसे अगर कोई बच्चा ऊंट नहीं देखा है, पहली बार अगर ऊंट देख रहा है तो क्या कहेगा? वो कहेगा ना कि ऊंट क्या होता है। वैसे ही लम्मा जो है एक प्रकार का जीव है। ठीक है, कोशिका के भीतर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरे नंबर पॉइंट लिखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? तो कहेंगे यह कोशिका के विकास एवं, लिखेगा यह कोशिका के विकास, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन का निर्धारण करता है, परिपक्वन का निर्धारण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? परिपक्वन का ये क्या करता है? निर्धारण करता है। और आगे लास्ट बात करेंगे, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का संश्लेषण या निर्माण करता है। तो लिखेंगे यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का संश्लेषण या यहां लिख देते हैं निर्माण करता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है जिसके बिना कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक न बाराती जाता है तो उस बारात में एक ही व्यक्ति होते हैं जिनके बिना वह बारात जो है लौट सकती है, वैसे ही कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में अगर केंद्रक नहीं होता है तो उस कोशिका का विभाजन संभव ही नहीं है। परिपक्वन का क्या मतलब होता है गुरुजी? परिपक्वन का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, हाँ, परिपक्व न कहते मैच्योर हो जाना, हाँ बिल्कुल मैच्योर एडल्ट हो जाना। ठीक है सर, छुट्टी कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है प्लीज सर। अच्छा रुकिए, हाँ अभी पूजा नहीं करने जाइएगा ना, अभी तो 5:30 भी नहीं हुआ है। ठीक है, या आप जाइए, हम पढ़ा रहे हैं, आप फिर से आ जाइएगा पूजा वूजा कर करके, और हाँ थोड़ा मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग लीजिएगा और फिर आप आइए, फिर आप क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम हो गया गुरुजी, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ जी। हाँ, लास्ट में आप लोगों से बात भी ना करना जी। और गुरुजी तिरंगा बन गया, क्या बात है। चलिए आगे बात करते हैं। ये पूरा केंद्रक समाप्त हो गया, पूरा जो है केंद्रक, हम लोग केंद्रक का निपटारा कर लिए। अब अगर आपको केंद्रक में कहीं भी डाउट है तो आप पूछेंगे, और डाउट नहीं है तो सारे लोग लिखेंगे यस। अगर डाउट कोई भी नहीं है तो आप सभी लोग लिखेंगे यस। हाँ, समझ में आ गया केंद्रक। आगे हम लोग जो टॉपिक है वो टॉपिक है गुणसूत्र। क्या टॉपिक है बाबू? अगला टॉपिक क्या है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए
हाँ, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। सर और पढ़ाइए सर प्लीज, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अगला टॉपिक आपका है गुणसूत्र, समझिए। सॉरी, ये गुणसूत्र होता क्या है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे, और दूसरी बात है गुणसूत्र के बाद बात करेंगे ये गुणसूत्र आया कहां से। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए आप कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है। सर आप कहां से हैं, एलोन बॉय पूछ रहे हैं। हाँ, हम बिहार के गोपालगंज जिला से हैं जी। हाँ, आप कहां से हैं एक बार जरूर बताइए। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अपने अपने जिला का नाम। बिल्कुल, हाँ छापिए एकदम तेजी से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके, अर्थ की बात कर लेते हैं बाबू। ठीक है, हम बात करते हैं अर्थ की, क्रोमोसोम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ की तो ध्यान दीजिएगा ये दो शब्दों से मिलकर बना। कितना, आप कहेंगे गुरुजी इसका अर्थ आप बता रहे हैं, ठीक है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना कैसे, तो आप कहेंगे कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र दो शब्दों से, कितने, दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। ठीक है, दो शब्दों से बना है। वो दो शब्द कौन कौन सा है, बिल्कुल वो दो शब्द कौन कौन सा है, तो पहला शब्द यहां ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द यह क्रोमो, क्या है, आप कहेंगे क्रोमो, बिल्कुल पहला शब्द की बात करेंगे क्रोमो, क्रोमो या क्रोमो है यानी कलर, यानी रंगीन। ठीक है, क्रोमो जिसे आप क्या कहेंगे, रंगीन यानी कलर, COLOUR। ठीक है, कलरेड है, ईडी लगा लीजिए, कलरेड। और दूसरा क्या है, सोम, क्या है, सोम का मतलब होता है बॉडी यानी काय, ठीक है, बॉडी यानी काय। यही दो शब्दों से ये मिल करके बना हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अब दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रंगीन संरचना, क्या कह सकते हैं, रंगीन जो संरचना है, रंगीन संरचना जो है, इसी का मतलब है क्या, इसी का मतलब है क्रोमोसोम। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, क्रोमोसोम। गया से कोई नहीं है गुरुजी, छपरा सारण, बिल्कुल। बांका जिला कहाँ है, कौन कौन जमुई से है, अरे बच्चा जी आप लोग कमेंट कीजिए, हमको बताइए आप कहां से हैं। गोपालगंज से गुरुजी हैं, हाँ हम गोपालगंज से हैं। हाँ, आप लोग कहां से बताइएगा जल्दी से। और एक बार शेयर भी हो जाए, एक बार इसी के साथ शेयर हो जाए, कुछ बच्चे और जोड़ लीजिए आप लोग। सर जी और पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल होगा, छोड़ेंगे नहीं, हाँ क्लास नहीं छोड़ेंगे। चलिए बस आप लोग थोड़ा सा मेरा हौसला बनाए रखिए, और आप लोग हर बार जो है कमेंट करते रहिए और हमसे थोड़ा बातचीत भी करते रहिए, मजा आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। कटिहार जिला से बहुत सारे बच्चे हैं, गया से भी है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बिहार के कोने कोने से आप सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलिए तो हम बात कर लिए किसकी, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की बात कर लिए कि रंगीन संरचना क्रोमोसोम कहलाती है। अब देखिए ये आई कहां से, पीआई कहां से, तो आपको मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, ये है क्रोमेटिन जालिका, क्या है, ये है क्रोमेटिन जालिका। और ये क्रोमेटिन जालिका बाबू ये कैसी है, धागा के समान है, कैसी है, धागा के समान है। अब देखिए ये धागेनुमा जो संरचना है ये क्या होती है, अलग होती है। अलग होने के बाद ये किस रूप में आ जाती है, कहिएगा छड़ के समान ये संरचना बना लेती है। और इसी छड़ के समान संरचना का नाम क्या है, तो इसी का नाम हो जाता है गुणसूत्र। क्या नाम होता है, गुणसूत्र, इसी का नाम हो जाता है बाबू, जो छड़ के समान संरचना बनाती है, इसका नाम हो जाता है गुणसूत्र। क्लियर, यहां तक कोई क्लियर दिक्कत है। मुंगेर जिला से हैं गुरुजी, हम मुंगेर जिला से हैं, सिवान जिला से हम हैं गुरुजी, नालंदा से हम हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया पूरा क्लियर, गुणसूत्र हो गया बाबू। चलिए क्लियर, इतना समझ गए, हाँ बिल्कुल। अब एक बात आपको समझ में आएगी कि ये गुणसूत्र होता क्या है, मैंने लिखा दिया, बोलिए कितने से बच्चे चाहते हैं कि गुणसूत्र का परिभाषा लिखिए अब से। गुणसूत्र होता क्या है ये अब से लिखिए, बताइए। समस्तीपुर से संजय गुप्ता जी हैं, बोलिए कितने ऐसे बच्चे चाहते हैं, कि इसका आंसर फिर से लिखा जाए गुणसूत्र, या आप लोग लिख लेंगे गुणसूत्र क्या होता है, बोलिए। हाँ जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइएगा। हाँ चलिए जी सर लिख लेंगे। सर ये 8 लग रहा है, 8 की तरफ बनाएंगे चित्र, रुक जाइएगा। हाँ बनाएंगे जी सर, टाइम इज ओवर। ये 8 लग रहा है बिट्टू कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे।
छुट्टी नहीं होगा बाबू। हाँ चलिए ठीक है, इसको आप यहां से गुणसूत्र को लिख सकते हैं आप लोग, या हम लिख ही देते हैं। लीजिए आप यहां लिखेंगे गुणसूत्र की परिभाषा, ठीक है। हाँ गुणसूत्र क्या होता है, तो आइए यहां से लिखना शुरू कर देते हैं बाबू। कहिएगा कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जालिका के धागे, क्रोमैटिन जालिका के धागे, धागे अलग होकर, अलग होकर सूक्ष्म, अलग होकर और छोटी छोटी होकर, छोटी छोटी छड़ के समान, छड़ के समान धागे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर। हाँ हम सिवान जिला से हैं गुरुजी, ठीक है चलिए। हाँ बिल्कुल, बढ़ जाए आगे। हाँ बिल्कुल, बोलिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र की संरचना देखिए, गुणसूत्र की संरचना को समझिए। गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, देखिएगा। गुणसूत्र की अगर संरचना की बात करें तो गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, यहां पे हम बना रहे हैं। देखिएगा गुणसूत्र की संरचना हम दो तरीके से बना रहे हैं, आप समझिए। सबसे पहले एक तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी आप लोगों के सामने बनाए थे 8 की तरह एक बिंदु यहां लीजिएगा। सबसे पहले बनाने का तरीका सीखिए, गुणसूत्र बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, आप एक बिंदु लीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहां से उठाइएगा और इस पर ला करके और यहां से ले जा करके ऐसे घुमा दीजिएगा। 8 की तरह आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ही बनाना है आपको क्रोमैटिन जालिका। तो इसको क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे, ऐसे, रुक जाइए सट गया एके में। ठीक है, ऐसे ऐसे करते चले जाइए। एक तो ये हो गया बनाने का तरीका। ठीक है, इस तरह से पूरा आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और एक यहां पे बिंदु ले लीजिएगा जो हाँ क्रोमोसोम बिंदु होगी। ठीक है, हाँ ये हो गई गुणसूत्र। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप जो पढ़ करके आए हैं, दूसरा तरीका जो पढ़ करके आए हैं 9th क्लास में, देखिएगा आप 9th क्लास में कुछ इस तरह का चित्र बनाए होंगे, याद आ रहा होगा तो बताइएगा। 9th क्लास में आप लोग इस तरह का चित्र आप लोग बना करके आए होंगे बाबू। सारे लोग बोलेंगे कितने लोग इस तरह का चित्र बनाए होंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके समानांतर 2 नली लेनी है। ठीक है, ये समानांतर 2 ऐसे नली इसमें आपको इस तरह से सांप की तरह खींचते चले जाना है। ठीक है, इस तरह से सांप की तरह आपको क्या करना है, खींचते चला जाना है। एक दूसरा कलर लेते हैं तो पता चलेगा ना कि इसमें एक और कलर डाले हैं आप। चलिए ये हो गया। थोड़ा कहीं कहीं उतारिएगा, चढ़ाइएगा, तब ना पता चलेगा
इस पर एक और नली है जो इसके ऊपर, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए ये संरचना आप बनाए होंगे, और ये संरचना जब आप 12th क्लास में जाइएगा उस टाइम आपको हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ाएंगे, और उस क्रॉसिंग ओवर में आपको ये संरचना दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको अभी एग्जाम में बनाना होगा तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बनाइएगा चलेगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया समझने के लिए आपको इस चित्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको यहां पे सेंट्रोमियर दिखाया जाएगा, और इसी सेंट्रोमियर वाले स्थान से क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। आप उधर से आइएगा और आपकी उधर से आएगी, और दोनों का क्रॉस होगा एक जगह, और यही कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर, जो कि प्रक्रिया कहां से होगी? सेंट्रोमियर वाले स्थान से होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो ये चीज आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करें कि इसमें अब नाम देना होता है, नाम देना होता है, तो देखिए इसमें पाया जाता है बाबू द्रव। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। इसके अंतर्गत ये द्रव है जिसका नाम है मैट्रिक्स। याद आ रहा है? इसका नाम क्या बाबू? ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये है मैट्रिक्स। ठीक, इसमें भी आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ये है मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। चलिए, ये हो गया मैट्रिक्स। अब नामकरण करना है तो ध्यान दीजिएगा, इस क्रोमोसोम का 3 गो भाग होता है। कितना? क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रोमोसोम कौन आएगा, अच्छा कौन आएगी, आप शादी में हमको बुलाइएगा ना गुरुजी। अरे मुंगेर का छोटा डॉन कैसे कैसे सवाल पूछता जी। चलिए अब बात करें कि क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम के 3 भाग। कितने भाग? कि 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला भाग को कहते हैं बाबू, सबसे बाहर वाला भाग को बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाला भाग को पेलिकल। दोनों चित्र में लिख देते हैं। ये पेलिकल हो गया, तो इधर वाला भी बाहर भाग है, इसका नाम है पेलिकल। पेलिकल के द्वारा घिरे हुए भाग को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं बाबू? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें भी अब मैट्रिक्स होगा, तो ये वाली मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बाद इसके समानांतर भाग में पूरी लंबाई में, इसमें भी देखिए पूरी लंबाई में, इसमें भी पूरी लंबाई में दोहरी समानांतर नली समानांतर फैली होती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाबू क्रोमोनिमेटा। क्या नाम है? क्रोमोनिमेटा। 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 इसमें भी आप देखिए ये क्रोमोनिमेटा। अब बात करेंगे इसकी सॉरी, ये वाली जो है, ये वाली आप कहेंगे ये वाली क्या है? तो यही है सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। वैसे 3 ही भाग है, याद रखेंगे। क्रोमोसोम के कितने भाग? 3। एक पेलिकल, पेलिकल द्वारा घिरे हुए भाग, दूसरा नंबर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स पूरे लंबाई में जो क्रोमोनिमेटा है 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रोमियर। इसमें अगर बात करेंगे तो यहां पे होता है बाबू सेंट्रोमियर। ये वाला जो भाग है ये है सेंट्रोमियर। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं? तो कहिएगा टेलोमियर। टेलोमियर। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं टेलोमियर। ठीक है, सबसे ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? टेलोमियर। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यह है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि जो पहली बार क्रोमोसोम में संकुचन दिखाई पड़ेगा उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरी बार जो संकुचन दिखाई पड़ेगा उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले जगह पर ही ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, जुड़े होते हैं, और यहीं से कोशिका विभाजन के समय ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और
क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस बात को आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में अगर आ गया तो बोलिएगा पूरा पूरा समाप्त हुआ, ठीक है। हाँ, आपके क्रोमोसोम भी समाप्त हो गए। अब गाल्गी उपकरण चलेगा, ठीक है। हाँ, एड्रेस मोतिहारी बोलिए, इतना समझ में आ गया, क्रोमोसोम समाप्त हो गए। अगर आपको समझ में आ गया इतना तो सारे लोग लिखेंगे यस, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे यस। एक टॉपिक और है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स। गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी उपकरण या गाल्गी काय, गाल्गी पदार्थ, सभी एक ही का नाम है, एक ही का नाम है सभी। प्रेम ऑफिशियल, अच्छा सर, रसधानी का मतलब क्या होता है? रसधानी का मतलब क्या होता है बाबू? कोशिका द्रव में पाया जाने वाला एक बड़ा सा क्षेत्र जो होता है वो रसधानी होता है, ठीक है। और जंतु कोशिका की बात करें तो रसधानी जंतु कोशिका में लगभग छोटी या नहीं के बराबर, जबकि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है। लगभग 90% भाग जो होता है सेल के अंदर वो रसधानी होता है, जिसमें जल एवं कुछ पोषक पदार्थ भी भरे होते हैं, ठीक है। पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, पढ़ाएंगे सर, 9th में पढ़े हैं। हाँ हाँ, 9th में पढ़े होंगे सर। आप हमारा नाम नहीं लीजिएगा तो हम क्या बोल रहे हैं? अमित कुशवाहा ले लिया आपका नाम। चलिए, हाँ बोलिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करें। गाल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? टुनटुन जी, अभी क्लास चलेगा गाल्गी उपकरण, उसके बाद आप लोगों से बातें चीतें होगी, ठीक है। हाँ, मुंगेर का छोटा डॉन, बात करेंगे बाद में, चलो पहले पढ़ो। चलिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इसी गाल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या क्या नाम से जाना जाता है समझिए। गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए या और क्या क्या नाम दीजिएगा आप लोग? गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी काय, गाल्गी काय, और क्या नाम है? गाल्गी उपकरण, गाल्गी उपकरण, गाल्गी उपकरण, और क्या नाम है बाबू? और क्या नाम है बताओ जल्दी? गाल्गी उपकरण या गाल्गी पदार्थ, या और क्या कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं गाल्गी पदार्थ, गाल्गी पदार्थ, गाल्गी पदार्थ। ये सारे नाम किसके हैं? गाल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम है, ठीक है। ये सभी के सभी गाल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम है, बिल्कुल। अब बात यहां हम करने वाले हैं कि ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ के समान गुच्छों में जो संरचना पाई जाती है उसी का नाम है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? गाल्गी कॉम्प्लेक्स। एक बार समझिए, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, और इस कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान, कैसी मुड़ी हुई छड़ के समान जो गुच्छों में संरचना पाई जाती है, इस संरचना का ही नाम क्या है बाबू? इस संरचना का नाम ही गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, गाल्गी का है। अब बात आती है कि इसका नाम किसने रखा? गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने ही अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया, गाल्गी पदार्थ या गाल्गी का, ठीक है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी का है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात हम ये करते हैं कि क्या जंतु और पादप दोनों में एक समान होती है क्या? नहीं बाबू। अगर हम बात करेंगे अगर जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में ये गुच्छा के रूप में पाई जाएगी। कैसी? गुच्छा के रूप में, मतलब समूह के रूप में। जैसे वालपिन आता है ना, तो वालपिन अगर एक अलग कर दीजिएगा तो गुच्छा नहीं ना कहेंगे, उसको कहेंगे बिखर गया है। लेकिन अगर उसी वालपिन को अगर एक समूह में लेंगे, जैसे 12 गो 10 गो एक साथ होगा, तो उसको कहेंगे गुच्छा में होता है। जैसे अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर जब
सब एक साथ है, उसको कहेंगे गुच्छा में है। उसी तरह से अगर बात करें गाल्गी कॉम्प्लेक्स की, तो जंतु कोशिका में यह गुच्छा के रूप में पाई जाती है और पादप कोशिका में यह बिखरी होती है, जिसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आ गया? हाँ चलिए अब लिख लीजिएगा। हाँ, पहली बात तो आप ये लिखेंगे, पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में, कब? सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी, कैमिलो, कैमिलो, हाँ मिलो, कैमिलो, सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी नामक, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने इसे 1800, है ना, कब? 1898 में, 1898 में जंतु कोशिका में देखा था। जंतु कोशिका में देखा था, कब देखा? 1898 में सबसे पहले ये जंतु कोशिका के, हाँ जंतु कोशिका में देखा था। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको जंतु कोशिका में देखा, तो उसने यह पाया कि यह जंतु कोशिका के अंदर मुड़ी हुई छड़ के समान गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पर गुरुजी टाइम हो गया। अरे बाबू, हम आप तो बोल ही रहे हैं ना, हाँ कि आपसे कुछ अर्जेंट है, इसलिए क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, फिर बात भी करेंगे आपसे लास्ट में। ठीक है सर, आप टाइम बहुत लेते हैं पर कम पढ़ते हैं, बहुत कमेंट बहुत देखते हैं। अच्छा, जसवीर कुमार, शायद आप अभी आ रहे हैं, शायद अभी आ रहे हैं। हम लोग केंद्रक को निपटा लिए, गुणसूत्र को निपटा लिए, तब यहाँ पे आए हैं। कहाँ है? चलिए कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है, बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिखिएगा ही में, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह जंतु कोशिका में मुड़ी हुई छड़ के समान, मुड़ी हुई छड़ के समान गुच्छों में दिखाई पड़ती है, गुच्छों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो आप कहेंगे गुच्छों में दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर इसी को पादप कोशिका में देखा जाए, है ना, इसी को पादप कोशिका में देखा जाए, तो उसमें यह गुच्छा में नहीं बल्कि बिखरी हुई दिखाई पड़ती है, और उसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो इसी में लिख लेंगे, इसी में आप स्टार देके लिख देंगे कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव में यह मुड़ी हुई छड़ के समान बिखरी हुई होती है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, एक बात इसमें और आपको नोट डाउन करना है,
एक बात आपको नोट करना है इसमें, पहली चीज स्तनधारी आप लोगों को बार बार हम याद दिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर स्तनधारियों की आरबीसी, दो चीजें याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं स्तनधारियों के आरबीसी की अगर बात करें तो उसमें गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। इस पर आप डबल स्टार लगाइए या वीवीआई डालिए, या वीवीआई डालिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारियों के आरबीसी में गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। नोट में देखकर लिखिएगा, लिखिएगा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं स्तनधारियों स्तनधारियों के आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये अगर बात करें प्रोकैरियोटिक एवं स्तनधारियों के आरबीसी की बात करें तो उसमें ये गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। अगर इतना अगर समझ में आ गया तो सारे उन लिखेंगे यस, सभी लोग लिखेंगे यस, समझ में आ गया। जल्दी से सभी नहीं लिखेंगे, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से। और साथ ही साथ हम सब कर देंगे, एक बार आगे बढ़ जाए। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, ये है गाल्जी का, गाल्जी बॉडी है। आप जानते हैं कि गुच्छा में जब पाई जाएगी, जब ये गुच्छा में रहेगी तो हम क्या कहेंगे, ये जंतु कोशिका में है। कहां? जंतु कोशिका में है गाल्जी उपकरण। ठीक है, गाल्जी उपकरण जिसे सबसे पहले गाल्जी काय ने देखा, यानी गाल्जी ने देखा, कैमिलो गाल्जी ने 1898 में। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, सारे लोग थम्स अप की करेंगे, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हम कर लेते हैं किसकी, कार्य की बात करते हैं, और ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट पॉइंट होगा, और इसके बाद आप लोगों से कुछ बातें होगी, कुछ आप लोगों से बातें होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए क्लियर है सर। अब हम कार्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, हाँ 5 मिनट टाइम देंगे, टेंशन मत लीजिए, 5 मिनट आप लोगों से बात होगी। अब आप लोग, हाँ आप लोग जो है ये सोच के रखिए कि क्या बात करना है गुरुजी से। ठीक है, तो अब कार्य की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गाल्जी उपकरण होती है वह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होती है। ठीक है, मुख्य श्रवण अंगक होती है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि यह लाइसोसोम के निर्माण में भी कार्य करती है, यानी जब लाइसोसोम के निर्माण की बात आती है तो ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। और उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर ईआर हम लिख के जाएंगे। ईआर का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मत समझ लीजिएगा ना दोस्त, यार नहीं, हम ईआर लिखेंगे। ई और आर लेटर अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, ई से हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखेंगे, पहला लिखेंगे यह कोशिका का, यह कोशिका का मुख्य, कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होता है, अंगक होता है। ये क्या हो गया जी, रुकिए। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होता है। ठीक है, हाँ बोर्ड थोड़ा सा आगे चल रहा है, लिखेगा यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होता है, मुख्य श्रवण अंगक होता है। ठीक है, दूसरे नंबर में लिखिएगा यह लाइसोसोम के निर्माण में मदद
करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में, लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है, मदद करता है। और मैंने आपको कल बताया था कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसको आप लोग बताए भी थे और इसको पूरा भी आप लोग कर लिए होंगे होमवर्क में, हमको उम्मीद है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? यह कुछ परिस्थितियों में, कभी कभी, यह है ना, कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना जी। हाँ, बीच बीच में कुछ और आता है, लेकिन बीच बीच में हाँ कभी कभी ख्याल आता है। यह कुछ परिस्थितियों में, हमेशा नहीं, कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों, अच्छा, कुछ परिस्थितियों में सामान्य शर्करा से, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा, जटिल शर्करा का निर्माण करता है, शर्करा का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जटिल शर्करा, समान शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। और लास्ट पॉइंट आप लिख के जाइएगा कि ईआर संश्लेषण या ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर उसे क्या करता है? प्रत्येक कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। ठीक है, चलिए सर बस कर दीजिए, बिल्कुल अब लास्ट तो है, लास्ट तो है, लिख लीजिए। हाँ, ईआर लिख दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलिए, चलिए लिख देते हैं। ईआर, ईआर क्वेश्चन लिखिएगा, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर संश्लेषित पदार्थों का, जो भी संश्लेषित हो रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित, संश्लेषित पदार्थों का क्या करेगा? पहले तो संचयन करेगा, संश्लेषित पदार्थों का यह संचयन करता है। ठीक है, उसके बाद रूपांतरण करेगा और लास्ट में पैक कर देगा, पैकिंग कर देगा। देखिए कितना बड़ा काम है। ठीक है, संश्लेषित पदार्थों का संचयन, संचयन, पहले संचयन करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा? रूपांतरण करेगा, रूपांतरण तथा पैक भी करेगा, तथा पैक करे क्या करेगा? भेजेगा। इसको कहां भेजेगा? तो कहेगा कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजने का काम करता है। रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, भेजने का कार्य करता है। चलिए ये पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, संचयन का मतलब क्या होता है सर? संचयन का मतलब होता है एकत्रित करना, स्टोर करना। सर मैं 10th क्लास में हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपका क्लास करता हूँ क्या? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। 10th क्लास में है, फिर भी आप 11th का पढ़ रहे हैं, तो अगले बार तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो गया। बस क्लास खत्म हो गया। ठीक है, क्लास आज का खत्म हो गया जी। बात नहीं कीजिएगा जी। पृथ्वीराज पटेल, आज बहुत तेजी से भागते हैं आप। बाय ब्रिजेश सर। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, आप शुरू से क्लास, जसवीर कुमार करें कि सर हम शुरू से क्लास कर रहे हैं? अच्छा, हमें लगा कि आप बाद में, इसलिए आपको हम बोल दिए, सॉरी। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत भी तो जरूरी है और आपके कमेंट भी देखने जरूरी है। नहीं देखेंगे तो फिर आप, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप कमेंट नहीं देखते हैं,
और जवाब नहीं देते हैं, मेरा ये प्रश्न है वो प्रश्न है, इसलिए बच्चा सबका कमेंट भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। वैसे प्रयास करते हैं कि कम से कम कमेंट देखें, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब आपके लिए 5 मिनट का टाइम है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इस पे नहीं, इस पे कोई, हाँ इस पे कोई मतलब जा, ये क्या हुआ जी करता है, रुकिए जी, हाँ ठीक है। चलिए इस पे आपको समझाते हैं। बोलिए, पहला तो ये चीज हो गया कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कैसा लगा बताइए, एक बार आप सभी लोग बताइएगा। और एक सूचना तो आप लोगों को हम देंगे ही, ठीक है। आज जो है आप सभी लोगों को पता है कि 7 PM में, अभी आप लोगों को टाइम डिसाइड कर दी जाएगी, लेकिन 90% चांस है, 90% चांस है कि 7 PM में 700 के का बिग सेलिब्रेशन है, बिग सेलिब्रेशन है, और उसमें आप सभी लोग जो है आमंत्रित है। आप अपने, हाँ सभी लोग उसमें जरूर आइएगा, ठीक है। आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ते हैं जी, टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलिए, अब आप लोगों को कोई सवाल है, इस पर हम बात उस टाइम करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और सारे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आप शादी कब करेंगे, मजाक होना चाहिए, बिल्कुल मजाक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बुरा नहीं लगा, चलिए ठीक है। हाँ दूसरा बात पूछिए, सर ये सब तो 9th क्लास में बहुत इजी है। अरे 9th क्लास में इजी है, लेकिन 9th क्लास से हटके यहाँ पे आप लोग कुछ पढ़े। जैसे 9th क्लास में आप जो केंद्रक के बारे में पढ़े होंगे, उसमें केवल यही चीज है कि केंद्रक है क्या, लेकिन केंद्रक के अंदर क्या क्या है, उसका कार्य क्या है, केंद्रिका कहाँ पे है, उसके बाद जो बाहरी झिल्ली है उसकी मोटाई कितनी है, आंतरिक झिल्ली की मोटाई कितनी है, केंद्रक द्रव क्या है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इस सबकी चर्चा उसमें नहीं है बाबू, ठीक है। तो ये जो 11th का है ये पूरा समुंदर है, 9 से थोड़ा हटके है, 12th में जाइएगा, इससे भी आपको और डीप में जाना है, और जितना डीप जाइएगा उतना आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, ठीक है। हाँ इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंगेर का छोटा डॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार एक ही चीज कमेंट पेस्ट नहीं कीजिए। हाँ पृथ्वीराज पटेल, धन्यवाद आपका चलिए सर फिजिक्स का क्लास, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। सर आप रसगुल्ला खाएंगे, हाँ बिल्कुल, बिग सेलिब्रेशन होगा उसमें अभिषेक गुप्ता, ठीक है। हाँ एक बात और, एक विशेष सूचना है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट कहिए या सूचना आपसे, ये एक सूचना है। और देखिए यहाँ पे, हाँ पहले तो एक सूचना है, सूचना ये है बाबू ये सूचना है कि हम आप लोगों से छुट्टी ले रहे हैं। वैसे छुट्टी हमको 19 तारीख से लेना था, लेकिन कुछ अर्जेंट है, घर पे कुछ अर्जेंट काम हो गया है, इस वजह से हमको कल से छुट्टी लेना पड़ रहा है। अन्यथा हम 19 को यहां से छुट्टी लेते, यानी 19 पढ़ा करके और 20 से छुट्टी लेते, 20 से छुट्टी लेते, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से हमको, मतलब आज लास्ट क्लास है, ठीक है, आज जो है, आज ये लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है बाबू, ठीक है। और हमें अर्जेंट किसी काम से घर जाना पड़ेगा, तो दुर्गा पूजा बाद हम आपके बीच आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो इस बीच जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इस बीच जितने चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि 1 to 8
8 है, ये 1 to 8 चैप्टर की बात करें 1 to 8 यहां तक आप रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन आप लोग जारी रखिएगा। दुर्गा पूजा बाद जब हम आएंगे तो तब तक तो आपके स्कूल में भी एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सर नोट्स प्रिंट करवाना जरूरी है क्या? बस अगर आप नोट्स बना रहे हैं, खुद से अगर नोट्स बना रहे हैं तब तो नोट्स प्रिंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। बस जहां पे आपको डाउट लगे, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उसको आप देख सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और करा करके और उससे भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप जुड़े हैं, अगर आप क्लास से जुड़े हैं, मतलब इस बैच से जुड़े हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको ये पैनल पीडीएफ मिलेगा, यहां से भी आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, एकदम आराम से समझ करके, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दो तरीका है जुड़ने का। एक तो है ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेज का, ठीक है। एक है दिशा ऑनलाइन क्लासेज का ऑनलाइन क्लासेज का एक ऐप है, इसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। या दूसरा तरीका है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर कितना है? 7700 87 ना 94 तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। तो दो तरीका है, बस यही, बस आप जिस तरह से पढ़ पाए, चाहे आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स प्रिंट आउट करा लीजिए, या आपको जो हमारी टीम जो पैनल पीडीएफ दे रही है वहां से आप पढ़ लीजिए, चाहे जिस तरह से भी हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कल आप ये ना कहें कि गुरुजी हमको ये चीज समझ में नहीं आया। और आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप जरूर पूछिएगा, उसका हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। और जब रिवीजन क्लास लेकर के आएंगे तो उसको उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बाबू, रिवीजन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। दुर्गा पूजा के बाद आपके साथ हम आपसे मिलेंगे और रेगुलर फिर क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी लोगों का।